हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रूस ने रिसेंटली अमेरिका को वार्निंग दी है कि हमने यूक्रेन के ऊपर जो हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई थी, जिस हेजल मिसाइल से हमने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर आप फिर से रशिया यूक्रेन के बीच में आते हो तो हम आपको पूरी पिक्चर दिखा देंगे, क्योंकि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स जब 11 से 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके पास आएगी तो आपकी औकात नहीं होगी कि उसे रोक ले। आपके एयर डिफेंस सिस्टम दर्शक बनकर सिर्फ हमारी मिसाइल को देखते रह जाएंगे। देखिए, रूस की ये वार्निंग बहुत सीरियस है। सीरियस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन के ऊपर इस हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देश हिल गए। इनको नींद नहीं आ रही है और 2-3 हफ्ते तो सोएंगे नहीं है। इन्हें इमरजेंसी में नाटो की मीटिंग तक बुलानी पड़ी, क्योंकि इन देशों ने उम्मीद नहीं की थी कि रूस इस तरह के खतरनाक हमले कर सकता है। एक्चुअली ये अटैक नहीं था, ये सिर्फ मिसाइल की टेस्टिंग थी जो यूक्रेन के ऊपर की गई थी। ठीक वैसी ही टेस्टिंग जिस तरह से अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के ऊपर परमाणु बमों से हमला करके न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस की ये वार्निंग सीरियस इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन में अब ऐसी बात चल रही है। उनके ऑफिशियल ये बोल रहे हैं कि अब आधिकारिक तौर पर तीसरे विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन के ये फॉर्मर कमांडर इन चीफ है, वालेरी जालुझनी। इन्होंने तो क्लियर ये बोल दिया कि हमें विश्वास है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। कमांडर इन चीफ कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती, और जब इस ओहदे का आदमी, इस पद का आदमी इस तरह की बात करता है तो वो अपने आप में जरूरी होती है। हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, ठीक उसी तरह आप मानकर चलिए यहाँ पर ये पद होता है। जैसे आपने विपिन रावत जी का नाम सुना होगा, ठीक इसी तरह वहां पर कमांडर इन चीफ वालेरी जालुझनी थे। हालांकि मैं इनका और उनका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस आपके समझने के लिए बात बताइए। और इस पद को 2020 में यूक्रेन ने क्रिएट किया था, कमांडर इन चीफ का। बस अंतर ये है कि इनके यहाँ के कमांडर इन चीफ पूरी सेना को, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, सारी आर्म फोर्सेस इनके अंडर काम करती है। यही ऑर्डर देते हैं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो यूक्रेन के फॉर्मर कमांडर इन चीफ है ना, वालेरी जालुझनी, जिन्होंने ये बोला है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, इनको यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वॉर के बीच में ही निकाल फेंका था कि जाओ, आपका अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, बहुत कर ली आपने हमारे देश की सेवा, हम आपके आभारी हैं। आज से ना हम आपको जानते हैं और ना ही आप हमें जानते हैं। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बीच जंग में ऐसा कौन करता है, कौन अपने कमांडर इन चीफ को ऐसे निकाल फेंकेगा। इसीलिए मैंने इसे इंटरेस्टिंग बात बोली है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये मानना है कि मेरे और इनके विचार ठीक तरह से मिल नहीं रहे, इनकी लीडरशिप में हमें कोई बड़ी लीड नहीं मिल रही है, और इसीलिए इन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोला था। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। और रियलिटी ये है कि जो जालुझनी है ना, उनकी यूक्रेन में लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे यहाँ विपिन रावत जी की थी ना, एक अलग ही एरा था, सेम एरा यूक्रेन में इनका चल रहा था। क्योंकि वहां की जनता बोल रही है कि जेलेंस्की को राष्ट्रपति के पद से हटा दो, इन्हें राष्ट्रपति बनाओ, ये ज्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं यूक्रेन के लिए। एडिशनली आप देखोगे तो वहां पर एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था कि कौन ज्यादा बेहतर व्यक्ति है। 96% लोगों ने, 96% वोट जालुझनी को मिले, जबकि प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सिर्फ 82%। ये सर्वे बताता है कि यूक्रेन के लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं राष्ट्रपति के रूप में। वैसे जालुझनी की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अभी युद्ध भी चल रहा है तो चुनाव तो होने वाले नहीं है। लेकिन इस बदलते ट्रेंड ने राष्ट्रपति कार्यालय में हलचल पैदा कर दी कि जेलेंस्की की कुर्सी खतरे में है। लोगों को जेलेंस्की से ज्यादा जालुझनी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि जब दो कंट्रीज के बीच वॉर होती है ना, तो दो लोग ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। फर्स्ट किसी देश का हेड, एंड सेकंड आर्मी चीफ या आर्म फोर्सेस का चीफ, जो भी आप कह सकते हैं। ये दोनों दिन रात मीडिया के सामने रहते हैं। लेकिन इन सबसे अलग जालुझनी ये बोलते हैं कि अभी भी जंग रुक सकती है, ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, बस यूक्रेन को अपने दोस्तों से बात करनी है, बस यूक्रेन को अपने दोस्तों को फोन लगाना है, उनसे बात करनी है कि वो जंग को रोकने के लिए काम करे, ना कि उसे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे साथी इसे समझने से इनकार कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे साथी से इनका दो मतलब है, एक तो इनके प्रेसिडेंट जेलेंस्की, और दूसरे वे देश जो यूक्रेन को वॉर में सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा जो मैंने बनाया था, तब हमने उस वक्त ये बात की थी, ये बात हमने छेड़ी थी कि कैसे पश्चिमी देश का इंटरेस्ट इस वॉर को, इस युद्ध को शांत करने में नहीं है। वो इसमें फ्यूल का काम कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें पैसे से मदद भेज रहे हैं, लेकिन वो शांति पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात समझिए, देखिए रूस स्टार्टिंग से ही बोल रहा है कि नाटो के देश बीच में नहीं आएंगे वरना युद्ध और भड़क सकता है।
लेकिन क्या हुआ, नाटो के देश पुतिन को सीरियसली नहीं ले रहे और जो बाइडन ने अब तो हद कर दी। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल चलाने की अनुमति दे दी, उसे अलाउ कर दिया कि जहां उसका मन हो, जहां आपका मन हो, वहां पर आप मिसाइल दे मारो। यूक्रेन ने देर भी नहीं की और इमोशनल होकर उसी टाइम रूस के ऊपर मिसाइल दागना शुरू कर दी। अब ऐसा करके इन्होंने रूस का ईगो हट कर दिया। वो कैसे? अपन ने पिछले वीडियो में एक बात समझी थी कि पुतिन बार बार अमेरिका से बोल रहे थे कि ब्रो तू बीच में मत पड़, यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल चलाने के लिए अलाउ मत करना, ये दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन बाइडन अंकल तो कसम खा के बैठे हुए हैं कि जब तक मैं हूं, रूस यूक्रेन युद्ध को कोई नहीं रोक सकता, मैं रुकने ही नहीं दूंगा, मुझे तो देखने में मजा आ रहा है, इसी का मजा लूंगा। जैसे इन्होंने सट्टा लगा रखा हो कि आज यूक्रेन इतनी मिसाइल फायर करेगा तो कल देखते हैं रशिया कितनी मिसाइल फायर करेगा। खैर, दूसरी कसम इन्होंने ये खाई है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में एक ऐसा अमेरिका देके जाऊंगा जिससे लोग याद रखेंगे कि ट्रंप को चुनाव नहीं जिताना था। आप सोचोगे कि ऐसा कौन करेगा भला? देखिए, ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में एक बात बिल्कुल क्लियर बोली थी कि ये जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं 24 घंटे के अंदर वोट रुकवा देंगे। और अभी ट्रंप ने शपथ नहीं ली है, ये 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। अगर इन्होंने वोट रुकवा दी, अगर ट्रंप चाचा ने ये जंग रुकवा दी, तो अमेरिका की इज्जत दुनिया में अचानक से कितनी बढ़ जाएगी, आप सोच के देखिए। वोट रुकवा दी, वोट रुकवा दी, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक ही हेडलाइन होगी कि ट्रंप ने वोट रुकवा दी, ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टर्म में फिर से ट्रंप ही प्रेसिडेंट बने या फिर इनकी पार्टी में से कोई बन जाए। जो बाइडन की पार्टी, कमला हैरिस की पार्टी का तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा ना। इसलिए बाइडन अंकल ये चाह रहे हैं कि युद्ध हो ही जाए। तीसरी बात समझिए कि एक तरफ नॉर्थ कोरिया ने अपने ट्रूप्स रूस भेज दिए, जिससे यह साबित हो गया कि नॉर्थ कोरिया रूस के साथ है। रूस की ईरान भी हेल्प कर रहा है और चाइना भी हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल चलाने का जो फैसला दिया है, जो उसे अलाउ किया था, उससे यह प्रूफ हो गया कि अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर में उतर चुका है। यानी स्थितियां फिर से कोल्ड वॉर जैसी बन गई। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। बस कमी है तो मिसाइल चलाने की, और वो भी आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ये बोल रहे कि आपने हमारे ऊपर जो अमेरिका की एटेकेमस मिसाइल और यूके की स्टॉर्म शैडो से हमला किया था, उसी का जवाब देने के लिए हमने हमारी हेजल मिसाइल फायर की, और अगर आप लोग फिर भी नहीं रुकते, आप इसी तरह से और लापरवाही करते रहे, तो हम इसका इसी तरह से जवाब देते रहेंगे। और पुतिन ने ये बात अमेरिका की तरफ पॉइंट आउट करके बोली है कि हमारा मैसेज अमेरिका ने समझ लिया होगा, हमारा मैसेज वॉशिंगटन ने समझ लिया होगा। मतलब आपके सामने ये ट्रेलर दिखाया था हमने, आगे हम पिक्चर भी दिखा सकते हैं। पुतिन ने ये बात भी ऑन कैमरा बोली है कि हमारी ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना हेजल, हमारी जो ओर्शनिक मिसाइल है ना, इसको रोकने की तुम्हारी औकात नहीं है। दुनिया में अभी तक इसका कोई काउंटर मेजर नहीं है। आज की तारीख में इस हाइपरसोनिक को रोकने की किसी में ताकत नहीं है। अगर हमने एक बार ये मिसाइल फायर की तो वो सीधे जाके निशाने पर लगेगी। अभी तक इसे इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल है। ना ही आपके रडार काम आएंगे और ना ही आपके एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि पुतिन ने जिस मिसाइल से हमला किया था ना, उसकी स्पीड 11 मैक थी। बाय द वे, हाइपरसोनिक मिसाइल हम उन्हें कहते हैं जिनकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा। जबकि ये मिसाइल ध्वनि की गति से 11 गुना तेज थी। आप सोच के देखिए, रूस की ये ओर्शनिक मिसाइल, रूस की ये हेजल मिसाइल एक साथ मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकती है। और जब ये मल्टीपल वॉरहेड्स मिसाइल से अलग होते हैं तो ये और वॉरहेड्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने कभी रामायण महाभारत में एक चीज देखी होगी, जब कोई व्यक्ति तीर चलाता है तो तीर आगे जाता है और उस तीर में से कई सारे तीर की कॉपी बनती जाती है, फिर वो आगे जाते हैं, उनकी और कॉपी बनती जाती है। इसे ही हम मल्टीपल वॉरहेड सिस्टम कहते हैं। और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है उसको MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। अगर आप भारत की अग्नि 5 मिसाइल देखोगे तो उस मिसाइल में भी इस MIRV टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये वीडियो आपने देखा होगा। इस वीडियो में मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।